बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में राजकुमार सिंह जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं हमारे साथ। और हम बंगाल के इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। कल 8 बजे से 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या कोलकाता में लंबी काउंटिंग चलेगी या आपको लगता है कि ट्रेंड जो है जल्दी पता चल जाना चाहिए? मेहमानों की क्या राय है उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल तो स्ट्रांग रूम से बाहर धरने दिए जा रहे हैं। जहां जहां पर ईवीएम्स रखी हुई हैं उसके बाहर कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं आपस में, टीएमसी और बीजेपी के। टीएमसी केंद्रीय बलों पर दरअसल बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा रही है। एक तस्वीर कोलकाता की आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी वर्कर्स का कहना है कि बीजेपी की गाड़ी नियम के खिलाफ अंदर जाने दी जा रही है, मतलब जहां पर ईवीएम रखी हुई हैं वहां पर। अब ये लड़ाई ये भी कितनी उग्र है आपको अंदाजा लग गया होगा जब ममता बनर्जी 4 घंटा एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम में जाकर बैठ सकती हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा निर्देश है कि 1 सेकंड के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होने देना है। सीसीटीवी कैमरों की जो भी फीड दिखाई जा रही है, मतलब ईवीएम सुरक्षित हैं या नहीं है। बिल्कुल सर, उनके सांसद कह रहे हैं कि पहले तो हम लोग ईवीएम जो हैं वो लोग अपराधी तत्वों से बचा करके सुरक्षा बलों को और सेंट्रल फोर्सेस को दे देते थे। अब हमको सेंट्रल फोर्सेस से ईवीएम बचानी पड़ती हैं। ये उनके लोगों जो हैं दावा कर रहे हैं। खैर, आज तक तो नहीं देखा कि कहीं पर ईवीएम्स रखी हुई हो, स्ट्रांग रूम पहुंच गई हो सुरक्षित और वहां जाकर के कोई धांधली गड़बड़ी की हो, पुलिस मिल गई हो, सुरक्षा बल मिल गए हो या कोई अनवांटेड आदमी उस जगह तक पहुंच गया हो जहां पर ईवीएम एक्चुअली रखी हुई है। तो हुआ तो नहीं है कभी, लेकिन बंगाल में आरोप इस किस्म के बड़े आम लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक तो ऐसी अद्भुत तस्वीर आई, यकीन नहीं हुआ देख करके। ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर स्ट्रांग रूम बना हुआ और कई मंजिला बिल्डिंग, और एक आदमी स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग चढ़ रहा है। वो क्या करने जा रहा था? वो कहां अंदर जाना चाहता था? वो टीएमसी का वर्कर निकला। क्यों जा रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। यहां कोलकाता में टीएमसी के वर्कर क्या कह रहे हैं, कि शिकायत क्या है, एक बार सुनिए आप। निकल गया, मैं वहां चेक करने गया कि गाड़ी निकल गया पीछे के रास्ते से। अभी आपके सामने गाड़ी आया 8099। हाउ पॉसिबल कैसे? 1 मिनट, हमने गया, मुझे लेके गया पुलिस वालों ने कि गाड़ी नहीं है वहां पे, बट मैं जाकर देखता हूँ वहां पे वहां गाड़ी नहीं है। तो अभी गाड़ी कहाँ से निकला? अभी गाड़ी कहाँ से निकला बताइए? ये तो गलत है ना। किसी भी पार्टी का पताका कैसे लगा सकते हो? आर्मी गाड़ी से लेकर बीजेपी फ्लैग डैशबोर्डेर ऊपर ये आर्मी ना, ये तो सिस्टम वो लोग सुबह से ठीक काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लोग या सीआरपीएफ ले लोग। मतलब ये छोटा सा भी चूक समझ सकते कितना बड़ा घटना घट सकता है। अब ऐसे ही हुआ था जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम गई थी कोलकाता में, तो उनके साथ एक गाड़ी आई थी वैन जैसी, तो बीजेपी के लोग आगे लेट गए। ना, ये गाड़ी क्यों आई है, हम गाड़ी को नहीं जाने देंगे आगे। दोनों तरफ से जो है ऐसे वहम हो गए लोगों को। अब एक और तस्वीर आप देखिए, बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर में हंगामा हुआ। यहां काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर खूब बवाल हुआ। विधाननगर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना है और इसके पास टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई और फिर होते होते मामला भिड़ंत तक पहुंच गया। हालात काबू में करने के लिए बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेज मौके पर पहुंची और किसी तरह काबू में किया। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने के कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। बीजेपी टीएमसी के स्ट्रांग रूम को लेकर लगाए आरोपों को हार की हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं, वो इस बात को जानती हैं कि स्ट्रांग रूम का नाटक सिर्फ बहाना है। देखिए, हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहात देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए अरे पब्लिक आपको हरा दिया है। 91.92-93% वोट हुआ है। तो अब आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, अब उसको कहानी तो बनाना होगा। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है, उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है, तो बोल रही है। उसको पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अब आप इंतजार कीजिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है। एक बात तो है सर, ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर ये काउंटिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है, 4 दिन का गैप राजकुमार जी ना होता तो क्या बेहतर होता? वजह नहीं होगी, कोई ग्रुप्स मूवमेंट की वजह रही हो सकता नहीं, पर वो वजह तो चुनाव आयोग ने बताई नहीं। 2 चीजें नई हुई। पिछली बार तक 8 राउंड में पोलिंग होती थी, इस बार हमने 2 राउंड में कराई।
और पिछली बार मेरे ख्याल से जो लास्ट फेज की वोटिंग थी उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चुनाव काउंटिंग हो गई थी। 3 दिन बाद। इस बार वो 1 दिन एक्स्ट्रा है, 4 दिन है। हाँ, इस बार थोड़ा लंबा है वो समय, तो उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए थी, लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर उसके कुछ लॉजिस्टिक जरूरतें थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी, चुनाव आयोग को बता देना चाहिए, उसको कुछ छुपाने की बात नहीं। इंतजामों के अलावा तो और क्या ही होगा? एक और बड़ी वजह होती है कि जो इलेक्शन कमीशन, मतलब वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, लेकिन रीपोलिंग के लिए टाइम दिया जाता है। जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, फाइनल मैच है तो उसके लिए 2 दिन और दे दिया एक्स्ट्रा। अब जैसे इसमें ही होगी रीपोलिंग, 2 जगह तो होगी, 1 दिन तो पूरा करवाई है, तो वो 2 दिन रीपोलिंग के लिए। और कई बार होता है, मान लीजिए मौसम ही खराब हो गया, बारिश हो गई, वहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ और घटना हो गई है, तो सेफ साइड में इलेक्शन कमीशन 2-1 दिन देता है उसमें। दूसरी बात, जब ज़्यादा फेज में होता है तो वो ईवीएम का ट्रांजिशन, मतलब जो मूवमेंट है वो हो जाता है। अब जब 2 हुई है तो वो बहुत सारी एक साथ है, मान लीजिए 8 फेज में हो रहा हो तो एक फेज के सब जगह पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। और सेफ्टी के लिए बेहतर है कि 4 दिन दिए जाए। और मान लीजिए अभी 1 दिन और मिलता रीपोलिंग के लिए, ये तो फालता में तो उन्होंने 21 मई के लिए कर दिया, लेकिन 15-20 बूथ पर कहीं और हो रहा होता तो फिर आप कैसे उसको काउंटिंग करते। इसलिए वो 2 दिन का तो सेफ टाइम दिया ही जाता है कि रीपोलिंग के लिए दिया जाए, या कोई भी ऐसे कारण जिनकी आपको उम्मीद नहीं। क्या लग रहा है कि लंबा चलेगा कल काउंटिंग का दिन? 100% बहुत लंबा चलेगा, और वो काउंटिंग भी कैसे होगी ये भी देखना है आपकी, कितना हंगामा हो रहा होगा, टेम्पर हाई होंगे, टेम्पर हाई होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। और बूथ्स पर मैं तो वैसे भी देखा, आमतौर पर भी इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, और इस चुनाव में तो दिख रहा है, तो ये लंबा चलेगा, रात तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो अभी कल सुबह का इंतजार कीजिए, कल सुबह किसकी होगी। इस चुनाव में मेरे को एक बहुत डेंजरस जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जरूरत थी कि वहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज लगें, चुनाव आयोग ऐसे प्रबंध करे, लेकिन कुल मिलाकर के चाहे वोटिंग का सवाल हो, चाहे स्ट्रांग रूम का सवाल हो, या काउंटिंग सुपरवाइजर्स का सवाल हो, स्टेट वर्सेस सेंटर जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी या वहाँ की सरकार को या टीएमसी को सेंट्रल सरकारी मशीनरी पर कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी को स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी पर कोई भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हम सेट कर रहे हैं। चुनाव देश में आगे भी होते रहेंगे और हर जगह पूरी तरह केंद्रीय सुरक्षा बल करा पाएंगे संभव नहीं है जी। तो ये इससे बचने की कोशिश दोनों दलों निर्भर करता है कि जो बाकी प्लेयर हैं चुनाव के वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे बिहेव। तो मैं अपने अच्छा किया, चलिए तो मैं दिखाता हूं, मैं आगे दिखाने वाला था। अधीर रंजन जी और तारिक अनवर दोनों कांग्रेस के नेता, इनके बयान है हमारे पास, रेडी कर लीजिए तो दिखा देते हैं। तो अब एक ही पार्टी के लोग हैं और बड़ी अच्छी बात कही राजकुमार जी ने, ये नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। वैसे तो हर इलेक्शन में ये आरोप पहले जो है दबी जबान में लगता था, आजकल वह ओवर द टॉप लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन सेंटर के साथ है। इलेक्शन कमीशन पूरे शेड्यूलिंग से लेकर के और फोर्सेस हर चीज का प्रबंध वैसे ही करता है जैसा केंद्र की सरकार चाहती है, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग लेवल पर जाकर के लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो प्रक्रिया अपनाई या जो नए काम किए, चाहे लाखों सुरक्षा बल लगाने हों या एसआईआर की कार्रवाई, उसके बाद उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ट्राइब्यूनल बनाए गए, सब कुछ जो हुआ ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब टीएमसी कहेगी कि ये सेंटर के साथ मिलकर किया, बीजेपी नकारती रहेगी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कोई वजह नहीं है कि सेंटर के लोग भी ना हो इस काउंटिंग सुपरविजन के अंदर, स्टेट के भी हों, सेंटर के भी हों, और लेकिन फाइनली वो किसको क्या पद देगा, अब कोई सेंट्रल काउंटिंग सुपरवाइजर बना है और एक उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, तो सुपरवाइजर सेंटर का है तो दूसरी जगह पर कोई स्टेट का बने, ये जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देखना है। वो कई जगह ये हो सकता है कि सेंटर के आदमी को काउंटिंग सुपरवाइजर बना दिया और असिस्टेंट सुपरवाइजर स्टेट के कर्मचारी को बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड। ये कोर्ट का रुख है, वो दखल नहीं दे रहा है। वो मान के उसने ये चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट पे कई मामले पहुंचे हो, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, क्योंकि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो हम इसमें कम से कम दखल देंगे। जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है इनको छोड़ के कांग्रेस, जिसका थोड़ा बहुत कुछ स्टेक बचा है, लेफ्ट के तो बयान भी नहीं आए चुनावों में उतने, उनके नेता जो ग्राउंड पे हैं अधीर रंजन, वो क्या कह रहे हैं, और जो सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के नहीं हैं उनके क्या सुर हैं, ये आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि केंद्र और राज्य के लोगों में इस चुनाव को देखने के नजरिए में क्या फर्क है। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समव्यय और
यहाँ तक भी सेल्फ ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की सारा रास्ता बंद कर देते हैं। और यहां तक कि कोई अगर जीत भी जाते उनका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाते हैं। पंचायत चुनाव में मैंने खुद, मेरा जानकारी है कि जब कोई जगह बीडीओ ऑफिस, तो उनका बैलेट पेपर सारे बीडीओ ऑफिस में रखा जाते हैं। बीडीओ ऑफिस भी स्ट्रांग रूम में तब्दील हो जाते हैं और स्ट्रांग रूम के पहरादार बीडीओ एसडी होते हैं। और सारे बैलेट पेपर मन मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश पे, निर्देश में सरकारी ऑफिसरों ने बदल देते हैं। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई, मतदान में सक्षम हुई। वहाँ जिस प्रकार से सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल एजेंसी पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी और बिल्कुल पार्शल काम था उनका, एक तरफा काम था और किसी तरह टीएमसी को हराना यही उद्देश्य था और उसमें सारे एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया। अब काउंटिंग में भी सेंट्रल एम्प्लॉइज रहेंगे और स्टेट के नहीं रहेंगे, तो ये अफसोस की बात है। एक ही पार्टी के दो नेता, लेकिन एक पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का है। पश्चिम बंगाल का नेता सेंट्रल फोर्सेस को बधाई दे रहा है कि इनकी वजह से लोगों ने खुलकर वोट डाला, कम से कम, नहीं तो पहले तो वोट ही नहीं डालते थे, डर जाते थे। और जो बिहार के नेता हैं, जो सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो वही रटी रटाई लाइन कि इलेक्शन कमीशन मिलकर इतने लाखों तैनाती करा करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से टीएमसी को हराओ। लेकिन वहां जिनको लड़ाई लड़नी है टीएमसी के साथ, वो बात नहीं बोल सकते जो तारिक अनवर साहब ने बोली। लेफ्ट के नेता का मुझे कल का बयान याद है, कल ही हमने आपको दिखाया भी था। एक कैंडिडेट ने बोला कि कोई शिकायत नहीं है हमको सेंट्रल फोर्सेस से। और अभी अधीर रंजन एक और बात कह रहे थे कि स्टेट की पुलिस मिल जाती थी इनके साथ, मतलब जो कोतवाल है वही मिला हुआ है। तो ये आरोप अगर आप देखेंगे, ये तो नजरिए का फर्क है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस किस्म के आरोप टीएमसी पे लगाए, जो हूबहू वही थे जो बीजेपी ने लगाए, तो वो बताता है कि हर आदमी जो है वो झूठ तो नहीं बोल सकता कि पश्चिम बंगाल में कुछ गड़बड़ नहीं होती थी इससे पहले इलेक्शन में। सर देखिए, ये तो बात आरोप लगते ही रहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें जो है इस तरह की हरकतें की जाती हैं या फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला था वो ये था कि पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स के तौर पे नियुक्त करने का जो मामला था, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स रहेंगे। वैसे भी ये सीसीटीवी के अंडर हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कोई ख़ास गड़बड़ें की जा सकती हैं। लेकिन इसमें कई ऐसे मामले भी रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव एक मामला है जिसमें जो है काउंटिंग में गड़बड़ कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले था, वो तो कैमरा लगा हुआ था तब कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी तो थी, जो हो रहा था कैमरे पे हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि फेयर, मतलब अगर फेयर इलेक्शन हमें चाहिए और फेयर चुनाव चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो जिम्मेदारी है पूरी तरह से। राहुल जी, आप भी ना आज बैलेंस मत करो। आप मुझे एक बात बताइए, एक बात, जो फाल्टा में या कल रीपोलिंग ऑर्डर दिया गया जहां पर ईवीएम में टेप लगी हुई है, ईवीएम पे टेप लगी है, तो वो मैं ये मान लेता हूं जिन्हें पहले से टेप लगा के ईवीएम आई थी, तब भी कोई सरकार का आदमी मिला था। ये बहुत अच्छा। उसके बाद बूथ पे गई तो उसको 8 लोगों ने देखा, तब भी वो वहां रखी गई काउंटिंग के लिए, या किसी ने बूथ में जाके लगाई तो भी वो लोग नहीं बोले। वो सारे सरकारी राज्य के कर्मचारी हैं, सारे मशीन पर हाथ ही लगाओगे तो सबको, सारे राज्य के कर्मचारी पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं। ईवीएम के ऊपर टेप कैसे लग गई? किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? उनके ऊपर भी डर होगा या प्रलोभन होगा, दो ही काम हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का अब वही आदमी काउंटिंग में बैठा है, क्यों नहीं मान लिया जाए कि यहां भी गड़बड़ी कर सकता है? देखिए कैसे होते हैं, मैं तो कहता हूं सब जगह सेंटर के लगाओ। फिर वैसे कैसे होते हैं इलेक्शंस में, जो है इलेक्शन कमीशन की टीमें जाके चेकिंग करती है ना, जब पोलिंग हो रही होती है, अलग अलग जगह कर रही होती है। और सेंट्रल फोर्सेस भी आपने लगाए थे, बाकी आपने भी लोग लगाए थे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं, मान लिया मैंने वहां पर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लेके वो काम कर दिया कि भैया यहाँ पे चुनाव। मैं कह रहा हूं राज्य का आदमी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या हम ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के सारे एम्प्लॉइज खराब हैं? नहीं कह रहा मैं ये,
क्या बाकी जगह, बाकी राज्यों में इस तरह की चीजें नहीं हो रही होंगी, ये हम इंश्योर कर सकते? ऐसा तो नहीं मैंने तो देखा मैं इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए क्या बिहार में ऐसा नहीं हुआ करता था? ईवीएम पे इत्र लगाना, इंक लगाना, बिहार में उंगली नहीं, पर आ जाए, बिहार वो में नहीं उसका- हुआ करता था। कहाँ सुना सर आपने ये सब? मुझे बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ना, अलग अलग आपने जगहों मेरे पर साथ हुआ। आपने बहुत ज्यादा, आपने तो सारी जिंदगी रिपोर्टिंग की है। मैं इसीलिए हाँ, बोल वो रहा हूँ, आप मैं बताइए इसीलिए ऐसे- बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा नहीं है हाँ। नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में शुरू से ही इस तरह की गड़बड़ियों की बहुत ज्यादा जो कहानियां हैं, या मैं कहूँ सच्चाई भी हो सकता है, उस तरह की बातें जो है आती रही। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि अगर टीएमसी वाला ये कहता है कि सेंटर के लोग जो हैं वो चुनाव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सेंटर की फोर्सेस इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और बीजेपी ये कहती है कि राज्य की सारी मशीनरी इनके दबाव में इनको फेवर देती है, तो मुझे किसकी बात पे ज्यादा एतबार होना चाहिए? नहीं तो किसकी बात पे एतबार करें, यही तो प्रॉब्लम है। क्या सेंटर, मतलब हम ये कह दें कि अच्छा सेंटर बिल्कुल पाक साफ है, क्या हम ये कह सकते हैं? या हम ये कह सकते हैं स्टेट बिल्कुल पाक साफ है? हमें ये कहना, हमें विश्वास करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर, जो कि ये कंडक्ट करवाता है, और उसको अपनी साख जो है बिल्कुल साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें? जो अपोजिशन कह रहा है वो मानता जाए। क्यों माने? लेकिन उसको सामने भी आके ये बताना पड़ेगा भैया ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन में, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया 34 लाख जो लोग हैं वो जो हैं वो वोट देने लायक नहीं है, ट्राइब्यूनल में क्या हुआ? जो लास्ट फेज में हुआ, आपने कितने 1400 कुछ या 1500 ऐसे कुछ था, 1900 कुछ लोग जो थे, सिर्फ 6 रिजेक्ट हुए, बाकी सब पास हो गए। 98% पास हो गए कि भैया वो उनके वोट बिल्कुल सही थे, उन्होंने गलती से काट दिए गए। तो बाकियों का क्या? इलेक्शन कमीशन से पूछा नहीं जाना चाहिए क्या क्या किया तुमने? अरे बिल्कुल पूछा, ये बात लगातार कह रहे हैं कि उसमें आपने गैप क्यों नहीं रखा, टाइम से ये कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की? हम तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं, ये लगातार किस बात ये को उठा रहे सफाई हैं? कैसे? सुप्रीम ये कोर्ट कैसे कहते था 2 मानेंगे? हफ्ते के बाद करेंगे, ये सारे मामले निपटाओ, फिर क्या ऑल विद यू होना चाहिए शक था। नहीं ऐसा। होगा इलेक्शन कमीशन पे? ये क्यों किया आपने? 34 लाख लोगों के वोट कट गए, शक नहीं होगा? तो मैं यही कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को बचाना है, तो फिर उसको फेयर तो इलेक्शन फिर आगे पूरा जाइए, इसका सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट की और गलती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ट्राइब्यूनल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको जवाबदेही नहीं उसकी है, उसकी भी जवाबदेही है। भाई राइट है एक व्यक्ति का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वोट कर सके, आप इंश्योर नहीं कर पाए, आप कस्टोडियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इंश्योर कर पाए? जी सर, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने इस बार अपनी साख बचा ली है। जिस तरीके से बंगाल में लगातार चुनाव होते थे, चुनाव आयोग ने तय कर लिया था कि इस बार बंगाल के अंदर भय रहित, बिना दंगा किए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी, मुझे लगता है वो अभूतपूर्व थी। ये भले ही कहा जाए कि चुनाव आयोग ने इतने ज़्यादा अर्धसैनिक बलों को लगा दिया, चुनाव आयोग ने इतने ज़्यादा राज्य सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया और सेंट्रल कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त किया, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस बात को समझ गया था कि बंगाल के अंदर किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और उन्हें इस किस तरीके से वहाँ तैयारी करना पड़ेगी। कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करना पड़ती है, और चुनाव आयोग ने मुझे लगता है इस बार वो की है, और यही कारण है कि इस बार लोगों ने बिना डर के मतदान किया है। अभी हम एक ही पार्टी के 2 नेताओं का बयान दिखा रहे थे, भाई अधीर रंजन चौधरी का बयान दिखाया और तारिक अनवर का दिखाया। अधीर रंजन चौधरी तो बंगाल के लीडर है, 7 बार के सांसद रहे, बंगाल की राजनीति को वो रग-रग समझते हैं, वो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, वो लेफ्ट की राजनीति को समझते हैं, और उन्होंने तृणमूल की कांग्रेस की राजनीति को समझा है। वो जब बता रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में कैसे चुनाव होते हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर धांधली करती है, तो मुझे लगता है कि अधीर रंजन की बात को माना जाना चाहिए। अब तारिक अनवर की बात करेंगे तो उनका नाम भी तो देखिए तारिक अनवर है, तो तारिक अनवर तो अपने नाम के हिसाब से बात करेंगे ना, वो तो दोष चुनाव आयोग को देंगे कि चुनाव आयोग मुसलमान है इसलिए चुनाव आयोग को दोष देंगे। बिल्कुल वो देंगे, उसमें कोई दो नहीं है। तारिक अनवर का तो समझ में आता देने का। अधीर रंजन की बात तो मुझे लगता है गंभीरता से देना चाहिए, और इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव कंडक्ट करवाया है कि आप देखिए सिर्फ कई बूथों पर ही पुनर्मतदान हुआ है, एक ही विधानसभा पे फिर से मतदान हुआ है। आपकी बात पे आती होगी, अपने आप आएगी। तो आप वैसे भी आपको करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो, कि ये ऑब्जेक्शनेबल है कि इस तरह सर का इतना खुल के बातें होने लगी हैं, मुझे अगर नहीं, वो तारिक अनवर इसलिए नहीं बोल रहे, तारिक अनवर इसलिए बोल रहे क्योंकि वो एक सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से ममता जी के साथ का, और वो जो सारा एक पॉलिटिकल, और अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो ठीक है, मेरी तो आपत्ति है इसमें। नहीं, आपत्ति मुझे पता था होगी आप। हाँ, मेरी तो आपत्ति है इसमें कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कि किसी आदमी को ये पहचान करके, ठीक है कपड़ों से पहचानते हैं आप, अब नाम से भी पहचानते हैं, सब तरह से पहचान रहे हैं, लेकिन ये आपत्तिजनक बात है। इस तरह के बयान से मैं इस पे आपत्ति रखता हूँ, अपने को अलग करता हूँ। ठीक है, तारिक अनवर जो कह रहे हैं उससे भी मैं अलग करता हूँ अपने आप को, कि तारिक अनवर जिस तरह से बात कर रहे हैं वो कोई बहुत ठीक बात नहीं है। हमेशा जो बातें साफ दिखाई दे रही हो, कम से कम अपनी समझ में, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया, ये लोग हम लोग लगातार बात करते रहे, सीआरपीएफ लगाया तो अच्छा ही काम किया, 2.5 लाख चुनाव के समय बयान भी ध्यान रखना चाहिए कि तारिक अनवर कैसे बयान देते थे।
2 लाख सर, बयानों को छोड़ दीजिए, बयान तो अब फिर बहुत सारे होंगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन 2.5 लाख लोग लगाए, उसकी भी हम लोगों ने तारीफ की है कि भाई उससे एक मजबूत, बहुत सारे उस समय भी दबाव बनाने की बात हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने बनाया और ये सारा दबाव बना। मैं उसको दबाव के तौर पे नहीं देख रहा था, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर पे देख रहा था। लेकिन फाल्ता में जब काउंटरमेंट किया, रीपोल किया, तो उससे ये आशंकाएं फिर से हुई कि कहीं और जगहों पर भी कुछ गड़बड़ी तो हुई है कि नहीं हुई है। ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और मैं तो फिर से कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े सेंट्रल ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद थे, तो 60 बूथ पर वो है टेम्परिंग। ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। सर, उसी तो कारण इसके लोग कौन बाहर देख रहा निकल के है, कर रहे हैं, कौन सर। देख रहा है इसको? ये नहीं तो भरोसा दिन है भर वहाँ वो के चल रहा मतदाताओं को, सर, है। इसलिए मान लोग लीजिए वो बाहर 60 निकले। की बजाय 20 होती और वो इलेक्शन हो जाता, वो काउंटरमेंट सर, ये नहीं भरोसा होता, है लोगों को, उसकी तभी लोग ईमानदारी पर निकले हम कि भरोसा चुनाव आयोग करते हैं, सुनेगा और नहीं मतदान फिर से करवाएगा। अगर भरोसा नहीं होता तो 2021 जैसा होता, ये माने 2016 हैं कि जैसा आप होता, 2011 जैसा होता कि 294 सीटों जागीर पर ठीक बड़े मतदान आराम हुआ। से टेप चिपकाता और चुनाव जीतते रहता। इस बार लोगों ने कहा कि नहीं, केंद्रीय बल है, प्रधानमंत्री नहीं, मोदी ने कहा भय बनाम भरोसा तो का आप माहौल ये है। मान अमित लिया शाह जी जाए ने कहा है कि 6 महीने यहाँ पे सेंट्रल फोर्स रहने वाला है। अमित शाह जी ने कहा है कि जो गुंडागर्दी करेगा 4 महीने के बाद उसको उल्टा टांग दिया जाएगा। यह जो भरोसा दिया है उसके कारण लोग बाहर निकल के इस बात के लिए कह रहे हैं। क्या क्या मतलब इसमें आपको क्या आपत्तिजनक लग रहा है कि ये क्यों हो पाया? सारी तैयारी थी, भाई इलेक्शन कमीशन ही अगर इंचार्ज है, हाँ। तो इतनी जगहों पर अगर गड़बड़ी हो पाई, अगर ईवीएम की सैंक्टिटी नहीं बनी या लोगों को डराया गया, तो यही सब देखना तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना। सर, ये देखा इसी कारण तो सर एक जगह फिर से मतदान हो रहा है। मतलब पिछले चुनाव में 50-50 लोग मर जाते थे, एक बार एक भी इंसान में मारा नहीं गया। एक कमेंट राजकुमार जी का, बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन को आप फ्री, फेयर, बिना प्रलोभन के और भय के कंडक्ट हुआ मानते हैं? ऐसा देखिए, शांतिपूर्ण हुआ, वो आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरह की वायलेंस वेस्ट बंगाल में होती रही है, उसका मुझे लगता है झलक भर है तो जो होती रही है, तो उस हिसाब से शांतिपूर्ण तो है। फ्री एंड फेयर हुआ नहीं हुआ उस पर लंबी डिबेट हो सकती है। फियर फैक्टर कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस दिशा में एक कदम है ये, तो लोग अपने निडर होकर के वोट डालने के लिए निकले। और बीजेपी की खासतौर पर शिकायत थी कि मतदाता डर की वजह से नहीं निकल पाते, तो फियर फैक्टर कम हुआ। अब 2 सवाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके अभी भी हैं और मुझे लगता है वो अभी रहने वाले हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने SIR का विवाद शुरू होने से लेकर के ट्रिब्यूनल तक या अब सेंट्रल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की बात कर लें, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। जितनी याचिकाएं गई, जब जब लोग गए, उन्होंने कहा कि उनका मैंडेट है, वो करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जी। तो न्यायपालिका ने वहां तक तो फ्री हैंड दिया है, पर क्या इलेक्शन कमीशन सारी चीजें उस तरह से कर पाया जिस पे लोगों को संदेह ना हो या सवाल ना हो? करीब 12% वोट कट जाना बस वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान बड़ा सवाल है। क्या 12% वोटर फर्जी थे और उन फर्जी वोटर्स के साथ आपने लोकसभा का चुनाव कराया? फिर क्या वो चुनाव वैध है? दूसरा, 27 लाख वोटर जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पे आपने रोक दिया, इसका जवाब कौन देगा? अगर मताधिकार मतदाता की जिम्मेदारी है, ठीक है सर, और लोकतंत्र में पवित्र आहुति है, ये तो उससे ये तो बहस का विषय रहेगा। और इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि इस ये तो फ्री चुनाव एंड के फेयर बाद का भी ये जो सब सर्टिफिकेट दबने देंगे, वाला है। ये तो वैसा ही है कि एक बच्चा हर साल 50% लाके फेल हो रहा था, इस बार वो 99% ले आया, तो उससे कहा जा रहा है कि भैया 1% को लेके नहीं आया, तो 90% लेकर क्यों आया है? अब चुनाव आयोग ने इतना बेहतर चुनाव करवा दिया, अगर एक जगह विधानसभा में फिर से चुनाव हो रहा है, 12-15 जगह फिर से बूथ पर वोटिंग हो रही है, इतना शानदार अगर चुनाव हो गया है, तो मुझे लग रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि दे मे वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, लेकिन कभी तो वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट फ्रीज करनी पड़ेगी। अब मैं कह रहा हूं, जब मिलॉर्ड ने कहा हुआ है, तो फिर अब आप और मैं तो एक हद तक ही जाके सवाल ही पूछ मिलॉर्ड के फैसलों पर भी सवाल होते हैं। नहीं होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये सवाल तो हुए हैं।